हाय एवरीवन। एक ऐसी चीज जो आंखों से हमें नहीं दिखती लेकिन हमारी पूरी की पूरी लाइफ चलाती है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनाती है। आज हम बात करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ओके। तो इस पूरे चैप्टर को, चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का। इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा सेल के बारे में और दूसरा पार्ट हमारा होगा सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जिसमें हम अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के हिसाब से आपका जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है वो अनियन पील एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, टेक अ थिन पील ऑफ अनियन। अनियन को पील करेंगे, फिर इसको हम वाटर में डालेंगे, थोड़ा सा वॉश करेंगे। वाटर में डालने के बाद इसको एक छोटी सी हम स्लाइड पर रखेंगे। स्लाइड में रखने के बाद हम इस पे एक डाई डालेंगे, या यूं कहे हम इसमें एक स्टेन डालेंगे जिस स्टेन का नाम है सैफरन। ओके। अब सैफरनिन डालने के बाद हम इस पे एक कवर स्लिप लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। देन वी विल विजुअलाइज दिस अंडर द माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि सेल्स इतने छोटे होते हैं, ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखते। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमने सेल्स हमें इसमें नजर आएंगे। और हमने क्या देखा है इसमें कि सेल्स के अंदर एक ऐसा जो डार्कली स्टेन्ड हुआ, जिसपे डार्क डाई चढ़ गई, एक कुछ ऐसा एक पोर्शन हमें सेल के अंदर दिखा। और सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज भी थे, जिनको हमने ऑफ कोर्स बाद में ऑर्गेनेलीज नाम दिया। बट कुछ पोर्शंस ऐसे थे जो डार्कली स्टेन्ड हुए। तो हम बेसिकली इसमें तीन चीजें हैं जो प्रोमिनेंटली देख सकते हैं। एक हमारी है सेल की मेम्ब्रेन, जो बाहर से हमें दिख रही है। एक हमारा प्रोमिनेंटली जो इसमें दिख रहा है, दैट वाज द साइटोप्लाज्म। ओके। और दूसरा हमारे पास एक इसमें देखा जो डार्कली स्टेन्ड था। डार्कली स्टेन्ड हमारा इसमें न्यूक्लियस था। सो न्यूक्लियस वाज द डार्कली स्टेन्ड। तो ये जो यूनिट्स हमें दिखी, ये जो अलग अलग रेक्टेंगुलर से स्ट्रक्चर्स हमें दिखे, इनको हमने नाम दिया सेल। ओके। सो द स्ट्रक्चर दैट वाज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, इट वाज द सेल। और सेल को हम ये भी कहते हैं बेटा, दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल बेसिक यूनिट क्यों है? सेल बेसिक यूनिट इसलिए है क्योंकि सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो ये हमारी एक पूरी बॉडी बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी किसकी बनी हुई है? आपकी बॉडी सेल की बनी हुई है। योर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। चलिए, तो पहले तो ये पता नहीं था कि सेल्स कैसे बने हैं, क्या होते हैं। तो छोटी छोटी हिस्ट्री भी है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए कि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे सारी सारी चीजें डिस्कवर की। तो सबसे पहले हुक हुए, रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो कॉर्क स्लाइस है, अब माइक्रोस्कोप, गजब की बात यह है कि तो माइक्रोस्कोप भी उस समय नहीं बनी थी। हुक ने 1665 में कॉर्क में सेल्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए। और ल्यूवन हुक थे, एंटोन वोन ल्यूवन हुक। उसके बाद 1674 में उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किए। अब ये हिस्ट्री क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ से असर्शन रीजन और यहाँ से वन लाइनर्स आपके अक्सर आते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था जी न्यूक्लियस। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, जो कि हमारा साइटोप्लाज्म जिसको हम बाद में कहेंगे अभी, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कॉइन की थी टर्म इन 1839। श्लीडन और श्वानन ने 38 और 39 ने सेल थ्योरी बनाई थी। और श्वानन ने पर्टिकुलरली कहा था दैट एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, क्योंकि सारे जो ये सेल्स डिस्कवर हुए थे, ये पहले प्लांट सेल देखे गए थे। ओके। सो नाउ वर्चो ही सेड दैट सेल्स आल्सो अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। ये सारी डिस्कवरीज इतने पहले हुई थी यूजिंग प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप और सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप्स। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, ये बहुत बाद में डिस्कवर हुई। इट वाज डिस्कवर्ड इन लेट 19
40s। ओके, तो सेल डिस्कवर हो गया। सेल डिस्कवर होने के बाद अब हमें ये समझना जरूरी है दैट सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। अब इस लाइन से हम क्या समझते हैं कि स्ट्रक्चरल, ठीक है, हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, अभी हमने बताया सेल्स की। सेल्स बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं हमारी बॉडी। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो बॉडी बनी है उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ एक एक सेल को मिलके बना है। और हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है वो तभी फंक्शन कर रही है जब एक एक सेल मिलके फंक्शन कर रहा है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात क्या है कि चाहे वो प्लांट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो एनिमल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, all these organisms they are made up of only one cell। ठीक है, मतलब तो बेसिक यूनिट इनकी क्या है, सारे ऑर्गेनिजम्स की, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि किस तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल के बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दे आर नोन एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास एंड बैक्टीरिया। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल्स के बने हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और बहुत सारे फंजाइज हैं जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। ऑल्दो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल काम करता है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल मिलके करते हैं। बट अगर हम एवोल्यूशन की बात करें कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आए कहां से, है ना, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आपके यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप हुए। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बार बार डिवाइड करते गए और बहुत सारे सेल्स बनाते गए, फिर उनके फंक्शंस अलग अलग हुए और उन्होंने मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनाए। ठीक है, और अगर हम सेल की शेप की बात करते हैं, अगर हम सेल के साइज की बात करते हैं, तो हर एक सेल का से शेप और साइज क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। एंड क्यों इनका अलग अलग होता है, क्योंकि इनको अलग अलग काम करना होता है, इनको अलग अलग काम करना होता है इन अलग अलग सेल्स को। और बहुत सारे सेल्स जैसे कि हमारे पास अमीबा है, ये अपनी शेप भी बदल सकता है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये अमीबा है, यहाँ पे इसके पास फूड आएगा, ये इधर से अपनी इमेजिनेशन बढ़ा देगा, इधर से भी अपनी इमेजिनेशन बढ़ा देगा और फूड को अंदर एनगल्फ कर लेगा। तो अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है, लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो अपनी शेप चेंज नहीं करते, उनकी शेप थ्रू आउट देयर लाइफ एक जैसी रहती है। जैसे नर्व सेल्स, नर्व सेल्स हैव अ लॉन्ग एंड स्पेशल शेप जो क्या करता है, पूरी बॉडी में सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करता है। नाउ व्हाट इज दिस सिग्नल ट्रांसडक्शन, मैसेज भेजने का काम करता है। ठीक है, और हर एक सेल अपनी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हर एक सेल अपनी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज कर सकता है। और उन बेसिक लाइफ एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो वेदर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, रेस्पिरेशन भी करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे एंड रिप्रोडक्शन भी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस, इसमें क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि हमारे पास अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करता है, हमारे पास पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है।
ठीक है। सो इसी तरीके से अब ये तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात आई। अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ डिवीजन है जो सेल के अंदर काम करता है। सेल के पास भी ऐसे स्पेशल क्रिएचर्स होते हैं। क्रिएचर्स क्या, ऐसे स्पेशल सेल ऑर्गेनेलीज, एक ऐसे स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है जो अपना अपना काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक सेल को पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है और उनको उस सेल का फंक्शन भी मेंटेन करना है। सो जितने भी ये ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जो सेल के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ये अपना काम करते रहते हैं सो दैट सेल कैन बी अलाइव, है ना, एंड सेल कैन परफॉर्म इट्स फंक्शंस। चलिए जी, अब नेक्स्ट घूमते हैं कि हम देखो, हम सेल के साइज की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सेल्स जो हैं हमारे पास वो नेकेड आई से विजिबल हैं। एग्स के, बर्ड्स, रेप्टाइल्स के जूट फाइबर्स, ये भी हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ये लार्ज सेल्स के एग्जांपल हैं। स्मॉल सेल्स सच एज पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ये 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर इसका साइज है। और ह्यूमन आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इनका लगभग साइज अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर तक है। आप ये सोचो कि इतना स्मॉल है कि नेकेड आई से हम इसको देख नहीं सकते, हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और हमारे कुछ बॉडी के सेल्स जैसे कि ह्यूमन लिवर सेल्स, किडनी सेल्स, ये 20 टू 30 माइक्रोमीटर इन साइज होते हैं। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल हमारे पास है नर्व सेल। मार्केट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एक्सेप्शनल चीज है और जो स्पेशल चीज है इट बिकम्स योर इंपॉर्टेंट। तो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल हमारे पास क्या है, नर्व सेल है, एंड दिस नर्व सेल इज अबाउट 90 टू 100 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट सेल हमारे पास ऑस्ट्रिच का एग है, अबाउट 18 सेंटीमीटर। लार्ज सिंगल सेल्ड एल्गी हमारे पास एसिटाबुलेरिया है एंड इट इज नियरली 10 सेंटीमीटर। सो यस, दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर वन लाइनर्स। आपने ये चार्ट में सेल के इंपॉर्टेंट सेल के जैसे आरबीसीज का हो गया, स्मॉलेस्ट सेल हो गया, लार्जेस्ट आपका लॉन्गेस्ट एनिमल सेल हो गया और लार्जेस्ट सेल, ये आपने याद कर लेने हैं, ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि सेल बना हुआ किसका है ना। चाहे वो प्लांट का सेल है, चाहे वो एनिमल का सेल है, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल है, ये सेल है क्या भला और ये किस चीज का बना हुआ है। अब हम सबसे पहले एक टिपिकल सेल की बात करते हैं और हम लगभग हर सेल की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टिपिकल सेल, हम लगभग हर सेल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल में तीन चीजें होती हैं जो मेन होती है। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, जैसे सपोज ये सेल है, इस सेल को ये एक्सटर्नल बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। एक बैरियर आ जाता है ताकि सेल के अंदर का कंटेंट बाहर वाले कंटेंट से मिक्स ना हो। सेकेंड नंबर पर आता है हमारे पास न्यूक्लियस। सेल के जितने भी फंक्शंस हैं ये न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। जितनी भी मेटाबॉलिक मशीनरी है, रेस्पिरेशन होनी है साइटोप्लाज्म में होगी, है ना, डाइजेशन होनी है साइटोप्लाज्म में होगी। तो मोस्ट जितनी भी मशीनरी है ये आपकी साइटोप्लाज्म में ही काम करती है। और साइटोप्लाज्म में हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। आज नहीं पढ़ेंगे ये सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, आज हम सिंपल सेल को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब तीन कंपोनेंट्स थे। पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा था न्यूक्लियस, तीसरा था साइटोप्लाज्म। कितने थे? तीन। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सो ये टिपिकल सेल है, आप नीचे यहां देख सकते हैं, दिस इज द टिपिकल सेल। और इस टिपिकल सेल में हम अगर देखें तो बाहर वाली जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब व्हाट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डूइंग? इट इज सेपरेटिंग द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये अंदर वाले एनवायरनमेंट को बाहर से प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास इस तरीके के, जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये हमने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा ऐसे खोल दिया, पूरा ऐसे खोल दिया। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई किसकी है, ये बनी हुई है लिपिड्स की, और ये बनी हुई है प्रोटीन्स की। इनको आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं। ये बनी हुई है लिपोप्रोटीन्स की, किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन्स की। और ये सारे सब्सटेंसेस को अपने आर पार आने नहीं देती। सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज ओनली एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सबको ना अंदर आने देती है, ना सारे मटेरियल को बाहर जाने देती है। इसीलिए बेटा इसको हम कहते हैं इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अगर क्वेश्चन आए कभी why this plasma membrane is known as selectively permeable, तो हम ये कह सकते हैं it allows only certain substances to enter inside the cell and certain substances to go out of the cell. That's why it is known as selectively permeable membrane. अच्छा जी, अब अंदर और बाहर तो मेम्ब्रेन से जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल जाएगा, अंदर भी आएगा क्योंकि अगर उसको सेल के अंदर जरूरत है, ठीक है, बाहर भी जाएगा, सेल अपने सारे काम कर रहा है, सेल रेस्पिरेशन कर रहा है, सेल डाइजेशन कर रहा है, वहां से वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब वो सेल से बाहर और अंदर मटेरियल्स जाएंगे तो ये किस तरीके से जाते हैं, ये दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ध्यान रहे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिस तरह से हम मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ला सकते हैं, और जो सेल के अंदर जिसकी जरूरत नहीं है उन मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर हम भेज सकते हैं। नाउ वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट इन डिटेल। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट, दिस डिफ्यूजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, असर्शन रीजन भी यहाँ से बहुत सारे कवर्स होते हैं, है ना। अगर आप असर्शन रीजन वन लाइनर देखोगे तो यहाँ से काफी सारे कवर होते हैं। सो व्हाट इज दिस डिफ्यूजन, दिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई अमाउंट जिस जगह ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ वो फ्लो करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ वो मूव करेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Spontaneous. This diffusion is a spontaneous process. What is a spontaneous process? Spontaneous process is a process जो अपने आप चल रहा है, उसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत, हमें बाहर से कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप परफ्यूम लगाओ, वो अपने आप चारों तरफ फैलती चली जाएगी। आप पानी में डिटॉल डालो, वो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा सारे पानी में, ठीक है। सो दैट मीन्स इन डिफ्यूजन वी आर नॉट यूजिंग एनी एनर्जी। सो दिस मूवमेंट इज हैपनिंग विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन सेल के अंदर जब आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आती है तो डिफ्यूजन से ही आती है। हम अगर एक एग्जाम्पल लें, हमारे पास एक सेल है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो गई, क्यों, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। अब सेल के अंदर की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगी। सो डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट व्हेन हम व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ gases between the cells, especially oxygen and carbon डाइऑक्साइड। और ये अपने आप ही पूरा का पूरा प्रोसीजर हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, ये जो डिफ्यूजन है ये सॉलिड में भी हो सकता है, ये लिक्विड में भी हो सकता है,
और ये गैस में भी हो सकता है। ठीक है, सो इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो इन द डिफ्यूजन हियर यू कैन सी, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है पार्टिकल्स की, दे आर मूविंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर। ठीक है, अक्सर बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, so mark it important. Okay, now the osmosis. अब डिफ्यूजन में जहां हम पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, अब ऑस्मोसिस में हम पार्टिकल्स की बात ना करके वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल्स। किसकी बात करेंगे? हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। और अब यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो ओस्मोसिस है क्या? ओस्मोसिस ध्यान से समझना, ओस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ selectively permeable membrane towards higher solute concentration। वाटर मूव होगा, ठीक बात है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जाएगा, ठीक बात है, लेकिन किस तरफ जाएगा? जिस तरफ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हायर है उस तरफ पानी चला जाएगा। अब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हायर का मतलब क्या है? अगर हम दो गिलास लें, एक में भी पानी डाल दिया 100 ml, दूसरे में भी पानी डाल दिया 100 ml, इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाली है, शुगर, और दूसरे में हमने 2 चम्मच डाली है। हायर सोल्यूट, सोल्यूट मतलब द सब्सटेंस विच इज बीइंग डिसॉल्व। हायर सोल्यूट किसमें है? हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन उसमें है जिसमें 2 चम्मच डाली थी। अब अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को, जिसमें 1 चम्मच शुगर है और दूसरी में 2 चम्मच शुगर है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कराएं, ठीक है, पानी कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। पानी कहाँ चला जाएगा? जहां पर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सो जब हम इसके एग्जांपल्स देते हैं, ऑस्मोसिस से बहुत सारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर गेन कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, और हम बाद में इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी कवर करेंगे ऑस्मोसिस के। ओके, अब ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं, ऑस्मोसिस दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक होगी हमारे पास एंडोस्मोसिस, जब पानी सेल के अंदर गया, एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो व्हेन, जब पानी सेल के अंदर चला जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हम इसको क्या कहेंगे? एंडोस्मोसिस। अब दूसरी क्या है? अब पहले एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस समझेंगे, बाकी चीजें बाद में समझेंगे। एक्सोस्मोसिस क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब पानी बाहर चले जाए, जब ऑस्मोसिस बाहर की तरफ हो, सेल से पानी बाहर निकल जाए, तो उसको कहेंगे एक्सोस्मोसिस। अब ऐसा होता कब है ना? अब ऐसा होता कब है? अगर हम किसी भी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डालें जो क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब लेस, हाइपोटोनिक, जिसके पास, है ना, जिसके पास कम सोल्यूट है सेल से, जिसके पास कम सोल्यूट है सेल से कम सोल्यूट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब सेल से कम सोल्यूट होगा तो सेल से ज्यादा पानी होगा, है ना? सेल से कम सोल्यूट है तो मतलब सेल से ज्यादा पानी है, तो ऐसे में क्या होता है? वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। अब जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है,
हाइपोटोनिक कैसे सॉल्यूशन होते हैं? जिसमें कम सॉल्यूट होता है, हाइपो मीन्स लेस। अब सेल सैप से या सेल से कम सॉल्यूट होगा, सेल के अंदर पानी चला जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा और क्या हो जाएगी? एंडोस्मोसिस। दूसरी तरह के सॉल्यूशन है जो हाइपरटोनिक होते हैं। इसको ऐसे याद रखना, हम कहते हैं ना, यार तुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब हाइपर हो रहा है तू, है ना, मतलब तू हाइपर हो रहा है। तो ज्यादा का मतलब क्या है? कि उसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। जब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसमें पानी कम होगा। इसीलिए जब हम हाइपरटोनिक, ध्यान रहे, ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल को प्लेस करते हैं तो सेल श्रिंक हो जाएगा। और यहां से जो क्वेश्चंस आपके टारगेट होते हैं, एक तो आपको पता होने चाहिए व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट देन द सेल, है ना, पानी ज्यादा होगा, सोल्यूट लेस होगा। एंड हाइपरटोनिक दैट हैज less water and more solute than the cell. So water moves from inside the cell to outside the cell is known as exosmosis. जब हम हाइपरटोनिक में डालेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पानी बाहर की तरफ मूव करेगा। क्यों? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें बाहर सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है, और हाइपोटोनिक में बाहर सोल्यूट कम है तो अंदर पानी आएगा, सेल आपका स्वेल कर जाएगा। और आइसोटोनिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है। अब हम बात करते हैं, मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेल वॉल टिपिकल प्लांट सेल में होगी, सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल में नहीं होगी, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लांट सेल इतने ठोस होते हैं, आप ये इमेजिन करो ना कि आपको अगर एक पौधे की थोड़ी मोटी सी टहनी तोड़नी, नहीं टूटती है, नहीं टूटती है ना। सो प्लांट सेल हैव एन एडिशनल रिजिड आउटर लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, देखो ये सेल मेम्ब्रेन मतलब ये वाली अंदर वाली, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये बाहर जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है, ये ग्रीन वाली इसकी सेल वॉल है। और ये सेल वॉल किसकी बनती है? मेनली सेल्यूलोज की। किसकी बन रही है? सेल्यूलोज की। दूसरी तरफ आप रिकॉल कर लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनती थी? ये बनती थी प्रोटीन्स की, और ये बनती थी हमारे पास लिपिड्स की, लिपिड और प्रोटीन की, हम इसको लिपोप्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सेल वॉल किसकी बन रही है? सेल्यूलोज की। ये क्या दे रही है? ये स्ट्रेंथ दे रही है, ये रिजिडिटी दे रही है, ताकि प्लांट सेल अपनी शेप को मेंटेन कर सके। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब प्लांट सेल वाटर लूज करेगा तो हम ऐसे नहीं कहते हैं कि उसने ऑस्मोसिस के थ्रू, एक्सोस्मोसिस के थ्रू वाटर लूज किया, हम इसको कहते हैं सेल की प्लाज्मोलिसिस हो गई। दैट इज द डिफरेंस। मेक श्योर दैट यू माइट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। क्या? कि अगर एक्सोस्मोसिस के थ्रू प्लांट सेल वाटर लूज करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस पे एक नंबर का नोट लिखने को भी आ सकता है। सेकंड जो स्ट्रक्चर था बेटा हमारा, वो सेकंड स्ट्रक्चर था हमारा न्यूक्लियस का। सेकंड स्ट्रक्चर क्या था हमारा? न्यूक्लियस का। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम न्यूक्लियस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लीज कमेंट डाउन हाउ वाज द लेक्चर, and in case if there is any confusion you can write your queries in the comment section. Stay tuned in for more. हम अगली क्लास में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। थैंक यू।